सबने दिया है हमको वोट, सबके दिल में है वोट। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, ओवैसी का थर्ड फ्रंट धमाका, 100 सीटों पर उम्मीदवार तैयार। ओवैसी क्या करने जा रहे हैं? ओवैसी का स्टैंड क्या एनडीए या फिर इंडिया के लिए मुसीबत? सब कुछ आपको आगे बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल, और इस बार हलचल एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव खेल लिया है। इस बार ना महागठबंधन ना एनडीए, बल्कि एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश, यानी थर्ड फ्रंट तैयार करने की कोशिश। और पार्टी का दावा है कि वो 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या ओवैसी का ये थर्ड फ्रंट बिहार की राजनीति का एक नया मोड़ है? क्या ये नया मोड़ बिहार की राजनीति को देगा? वैसे दोस्तों, बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सियासी बिसात पर एक नया मोहरा रख दिया गया है, और इस बार चाल चली है एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने बिहार में थर्ड फ्रंट की पहल करते हुए 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, और खास तौर पर सीमांचल की 47 सीटों को टारगेट किया जा रहा है, यानी जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिसे माना जाता है सीमांचल, वहां एमआईएम ने अपनी पकड़ बनाने के लिए क्या एनडीए की जमीन को कमजोर, या फिर अधिकतर कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि महागठबंधन के जो वोट बैंक हैं उसे ही प्रभावित कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। यानी अब वो कहने के लिए भी है तो हम तो आए थे गठबंधन करने, लेकिन आपने हमें अलायंस में शामिल ही नहीं किया, तो अब जो करें हम। यानी मिला जुला के लगातार एमआईएम अपनी हुंकारी पेश कर रहा। दोस्तों, सीमांचल की ये 47 सीटें जो कि एमआईएम का टारगेट है, जहां मुस्लिम आबादी ऐसी है जो कि किसी को विधायक बनाने या उसका काम बनाने या बिगाड़ने में महत्वपूर्ण है। जिसमें अगर बात करें तो काटहार सीट, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये 4 ज़िले लंबे समय से विकास से महरूम हैं, और एमआईएम इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रही है। एमआईएम इन्हीं मुद्दों को लेकर, और इस बार एमआईएम, चूँकि ये बार बार एमआईएम को समझा गया, बताया गया कि एमआईएम का मतलब मुसलमानों से ही जुड़ी चीज़ है, लेकिन इस बार एमआईएम ने अलग तरीके से दोस्तों चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। एक तो एमआईएम में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम के अलावा जो गैर मुस्लिम है उन्हें भी प्रत्याशी बनाने की कोशिश है। यानी सिर्फ उन लोगों को नहीं, आपने सुना था जब सीमांचल दौरे पे थे पार्टी प्रमुख, तो उन्होंने साफ कहा था कि नेता तुम्हें बना देना है, तुम्हें नेता बना, तुम नेता बन सकते हो, तुम नेता बन जाना, लेकिन बदलना मत, अपना ईमान मत बेचना, नेता तो तुम भी बन सकते हो। और इसी को लेकर लगातार कोशिश ये की जा रही है, और एक माहौल बनाने की भी जो एक कोशिश ये है कि एमआईएम अपनी ज़मीन बनाने की, बिहार से इसकी शुरुआत करने की कोशिश है। अब आप खुद फैसला कर लीजिए, इसमें मेरा क्या फायदा है, अख्तरुल ईमान की जात का क्या फायदा है, आदिल हसन का क्या फायदा है। हम में और में की फर्क है। हम कह रहे हैं कि ये हमको चाहिए, उसके बावजूद भी वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार की जनता को मालूम हो गया कि कौन मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनाने से रोकना चाहता है और कौन उसको लाना चाहता है। यह फैसला आपको करना है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, पिछली बार 2000 अगर बात पहले 15 की कर लेते हैं, 15 में एमआईएम ने बिहार में कदम रखा राजनीति की शुरुआत की, लेकिन सीट नहीं जीत पाए। 2020 में सीमांचल की 5 सीटें
जीत थी और काफ़ी एक तरह से एमआईएम के लिए बड़ी उपलब्धि थी। अपनी राजनीतिक ताकत एमआईएम ने 2020 के चुनाव में दिखाई। हालांकि 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए बाद में, जिससे एमआईएम को कुछ समय के लिए तगड़ा झटका। हालांकि खुद जो अभी एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी खुद उनका दावा के खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने अपना ईमान नहीं बेचा। ओवैसी ने इस बार उन 4 विधायकों को उन्हीं के क्षेत्र में जाके चेतावनी दे डाली। और इस बार जो एमआईएम ने दोस्तों कोशिश की है बिहार चुनाव में, चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वो मुस्लिम वाली जो बाहुल क्षेत्र है वहाँ कोशिश, हर क्षेत्र में जहाँ चूँकि सक्रिय रूप से वो उतर सकती है वहाँ अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रही है। एमआईएम ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट से ज़्यादा कोशिश गैर मुस्लिम कैंडिडेट को भी चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने कहा, हम बिहार चुनाव में तीसरा विकल्प पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरे मोर्चे की लड़ाई है, एनडीए इंडिया। चूँकि हमने एनडीए को रोकने के लिए जो पहल हमें करनी थी, जो हमें करनी चाहिए थी, वो हमने किया, लेकिन इन लोगों ने अपने साथ रखा ही नहीं। हमारी योजना 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। हम 100 सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे, और अगर वो समझ रहे हैं कि हम उनका वोट बैंक खराब कर रहे हैं, अगर वो समझ रहे हैं कि हम भाजपा को जिता रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने गठबंधन में शामिल नहीं कराया है। यानी 100 सीटों के ऊपर एमआईएम की दावेदारी है दोस्तों, 100, और जल्दी से जल्दी अब ऐलान भी शुरू होने वाले हैं इन प्रत्याशियों के नाम का। दोस्तों दूसरा दिन है वैसे आज नामांकन का। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, और उस यानी पहले चरण के लिए आज नॉमिनेशन प्रक्रिया का दूसरा दिन है लगातार। लेकिन एनडीए इंडिया में सीट शेयरिंग अभी तक उसके ऊपर से पर्दा नहीं उठा है, यानी जो सीट कार्ड है उसमें विवाद लगातार देखने को मिला है, और इसका फायदा तीसरे मोर्चे के तौर पर एमआईएम उठाने की कोशिश कर रही है। 100 सीटों पे उम्मीदवार उतारने का जो लक्ष्य एमआईएम ने रखा है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम, गैर मुस्लिम सभी को प्रत्याशी उम्मीदवार बनाने का ये टारगेट, यानी अलग स्टैंड के साथ, एक अलग रणनीति के साथ एमआईएम ने अपना कदम, जो कि पिछली बार 5 सीटें जीतने के बाद आत्मविश्वास, ऊर्जा एमआईएम में दिखाई दे रही है। दोस्तों अख्तर उल ईमान कहते हैं, हमने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद को महागठबंधन में शामिल करने के लिए पत्र लिखा, उनके दरवाजे पे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमें तीसरा मोर्चा मजबूरन बनाना पड़ा, और अगर वोट बैंक छटका इधर उधर हुआ, तीसरे को फायदा पहुंचा, जिम्मेदार यही लोग होंगे। आप सुनिएगा उनकी 100 सीटों की ये दावेदारी, और भी कई विषयों पे अख्तर उल ईमान क्या कह रहे हैं, एक नजर में देखिए आप। लेकिन ये है कि बिहार के आवाम के लिए मारामारी कौन कर रहा है? बिहार के आम जनों की भलाई के लिए मारामारी कौन रहा है? सत्ता की मलाई के लिए तो हर कोई लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर यही चिंता और यही लड़ाई बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अफसरशाही को मिटाने के लिए, गरीब और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाने में करनी चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं, और ये काम एमआईएम कर रही है। दोस्तों एमआईएम ने राजद से गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन जवाब न मिलने पर अब वो अकेले मैदान में है। और जब ओवैसी अभी 5 दिनों के दौरे पे बिहार थे, उनका लक्ष्य यही था कि नए लोगों से दोस्ती करनी है, नया मोर्चा तैयार करना है। चूँकि पिछली बार बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा था एमआईएम ने, लेकिन इस बार क्या तेजू भैया एक विकल्प नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या अब उसमें देरी हो चुकी है, और क्या अब एक तीसरे फ्रंट के तौर पे एमआईएम तैयारी कर रही है? पार्टी का कहना है जनता जवाब देगी, और चूँकि पिछले 20 साल का हिसाब तो देगी ही देगी, लेकिन फिलहाल जो विपक्ष के तौर पे अभी भूमिका जो लोग निभा रहे हैं, जनता जवाब उन्हें भी देगी। खैर, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि मुस्लिम बहुल और पिछड़ा वर्ग वाली सीटों पर ये नया समीकरण महागठबंधन एनडीए दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, कुछ तो वोट प्रभावित कर ही सकता है, और कुछ ऐसी सीटें जहां खेल एक तरह से बिगाड़ सकता है, अपना खेल बना सकता है। खैर, देखना दिलचस्प है बिहार की राजनीति में एमआईएम का ये थर्ड फ्रंट कितना असरदार होता है, कितना असर डालता है। क्या ओवैसी जनता के भरोसे जीत पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी प्रयोग बनकर रह जाएगा? दोस्तों ओवैसी की छवि ऑपरेशन सिंदूर पे लगातार पाकिस्तान को जिस तरह से एमआईएम प्रमुख ने लताड़ लगाई थी, उसके बाद
चूँकि ओवैसी की जो इमेज बनी, जो विरोधी थे शायद वो भी प्रशंसक हुए और उसका भी इस्तेमाल करने की खुद एमआईएम की कोशिश है। अधिकतर अगर आप देखिएगा तो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स बिल्कुल आज़ादी के साथ खुला है, जो चाहें दिल खोल के, बिल्कुल खुले मन खुले विचार के साथ अपनी बात कीजिएगा। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब करना आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँच रही है, ना पक्ष ना विपक्ष के मापदंड के साथ। शुक्रिया आपका। सबने दिया है हमको वोट, सबके दिल में है वोट, अपने देंगे इन बेईमानों को। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब इनकलाब बैरिस्टर सोमेन ओवैसी, पतन का निशान, गया का मजबूत किसान, हिंदू और मुसलमान और सारे जवान